हेलो फ्रेंड्स, अभी ये आप लोगों को प्रकाश पर्व चल रहा है ना। प्रकाश पर्व समझ रहे हैं ना कि अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि लेसन पढ़ने के बाद में आपके जीवन में प्रकाश होगा, आपके करियर में प्रकाश होगा, हमारे पूरे देश में प्रकाश होगा। तो आइए प्रकाश पर्व के आज का दूसरा दिन हमारा है। दूसरे दिन में हम क्या करेंगे देखेंगे। कल तक आप लोगों ने देखा था प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। परिभाषा भी आपने देखी थी। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे मार्ग से गमन करता है तो उसके मार्ग में विचलन होता है। अब विचलन होता है माध्यम के घनत्व पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपको लेक्चर भी ले चुके हैं, आप वीडियो भी प्राप्त कर चुके हैं, आप अच्छे से मैं देख रहा हूँ आप उसको रिवाइज भी कर चुके हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये है प्रकाश का परावर्तन माने रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बात समझ आएगा। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराता है तब वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। हम इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जरा कंफ्यूज मत होना अपवर्तन और परावर्तन में। अपवर्तन में माध्यम को क्रॉस करता था, माध्यम में प्रवेश, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता था। परावर्तन में माध्यम से टकरा करके पुनः वापस उसी दिशा में आ जाता था। ये अंतर प्रकाश के परावर्तन में है। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए, प्रकाश का परावर्तन होने के लिए जो इक्विपमेंट, जो साधन हमें चाहिए, उस साधन को कहते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण, मिरर, ठीक है। अब ये दर्पण होता क्या है, मिरर होता क्या है, आपके घर में भी है, दिन रात इसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। किसी कांच का वह हिस्सा जिसका एक भाग परावर्तक हो जाए उसे हम कहते हैं दर्पण। किसी कांच का वह हिस्सा जिसका एक भाग परावर्तक हो जाए उसे हम दर्पण नाम देते हैं। The piece of glass having one side as reflector is called mirror, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो मिरर के प्रकार पर जाना होगा, दर्पण के प्रकार पर जाना होगा। तो पहला दर्पण है, पहला प्रकार है समतल दर्पण। ये देखिए, ये है समतल दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, इसका एग्जांपल आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। जो आपके घर में शीशा है, आईना है, दर्पण है, वो समतल दर्पण है, जिसमें आप अपना चेहरा देख कर श्रृंगार करते हैं, बाल को संवारते हैं, वो समतल दर्पण है। अब उस समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, आप घर पे ही अपने जो आपके सामने दीवार में मिरर टंगा हुआ है उसमें टार्च की रोशनी को जलाइए, थोड़ा तिरछे जलाइएगा, तो आप देखेंगे वो रोशनी आपकी छत पे जाके दिखाई देती है। एग्जाम्पल देखिए, अब ये देखिए, ये है एक समतल दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण इस प्रकार है, मैं जमीन पर इसको रख दिया है, इसे, इसको मैं खड़ा करके भी दिखा सकता हूँ, मैं जमीन पर रखा है, ठीक ना। ये नीचे का भाग पॉलिश्ड है, नीचे का भाग कलई लगा हुआ है, किसकी पॉलिश है? चांदी की है, ठीक है। और इसमें हमें अभिलंब लगा देंगे, ये है अभिलंब, नॉर्मल्स, ठीक है। अब ध्यान दो, ये ओ है, पी है। जब भी प्रकाश की किरणों को किसी तल पर लाना हो, हमेशा ध्यान रखना, बार बार नहीं उसको बोलूंगा, जब भी प्रकाश की किरणों को किसी परावर्तक तल पर टकराव लाना है, दिखाना है, तो उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लाना। मतलब हम ये देखिए, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, और टकराने के बाद भी ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अब जरा देखना, ये जो है इसको बोलेंगे आपाती किरण, आपाती किरण। अब इसको आपाती किरण मैंने बोला है, आप आपतित किरण भी बोल सकते हैं, इंसिडेंस रेज। और ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज। अभी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना हुआ है
इसको बोलते हैं साइन आई, आई फॉर इंसिडेंस, ठीक है। और जो ये कोण है इसको हम बोलेंगे साइन आर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं समतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है। ये जो बाएं तरफ से प्रकाश की किरण आ रही है, बिंदु P पर टकराती है। अब बिंदु P पर टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट रही है, आगे नहीं जा रही है, उसी माध्यम में वापस लौट रही है। इस वापस लौटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन प्रकाश, हम बता चुके हैं, ठीक है। अब समतल दर्पण के द्वारा जो परावर्तन का नियम है वो क्या है, 3 नियम है, याद ध्यान देना। अब 3 नियम आपके इस फिगर में ही छिपा हुआ है। पहला नियम सिंपल सा है, पहला नियम है आपाती किरण परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत तरफ होती है। तो दिख रहा है ना, मैंने आपाती किरण परावर्तित किरण बोला है। आप चाहें तो आपतन कोण परावर्तन, ये आपतन कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण भी बोल सकते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों अभिलंब के विपरीत तरफ होते हैं। वो तो दिख रहा है, इसमें कुछ याद नहीं करना है। रूल नंबर 2, आपाती किरण परावर्तित किरण और अविलंब ये तीनों एक ही प्रतल में होते हैं, एक ही सरफेस होते हैं। इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल आर ऑन सेम सरफेस, ओके। नंबर 3 है आपतन कोण साइन आई बटे परावर्तन कोण साइन आर, ये बराबर होता है कांस्टेंट, ठीक है ना, नियतांक होता है। ये आपका हो गया तीसरा नियम। इस प्रकार से हमने 3 नियम यहाँ पर देख लिए, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना किसी दर्पण में प्रतिबिंब तभी बनेगा जब किरणों का अपवर्तन होगा। जब तक अपवर्तन नहीं होगा तब तक प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब जो समतल दर्पण के प्रतिबिंब होते हैं, समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषता, याद रखना इसको, बस सिंपल है। विशेषता आप घर में जाकर के प्रयोग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं और प्रैक्टिकल सीख लेंगे। पहला, किसी समतल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो बनता है उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु है, ठीक है ना। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। नियम नंबर 1 जाकर देख लेना, दर्पण सामने है, आगे बढ़ते जाएंगे वो तो आपका प्रतिबिंब भी आगे आता जाता है, आप पीछे जाएंगे पीछे जाता है, पर जितनी दूरी पर आप खड़े हैं प्रतिबिंब से, सॉरी दर्पण से, प्रतिबिंब उतना ही पीछे हटके बनेगा। नंबर 2, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, और जब जब सीधा बोलूंगा तब तब आभासी बोलना। सीधा होता है, आभासी होता है और समानुसाई का होता है। जो भी प्रतिबिंब आप देखेंगे दर्पण में, दर्पण छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन प्रतिबिंब तो आपका उतना ही बड़ा दिखेगा जितने बड़े आप हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब का आकार दर्पण के आकार पर डिपेंड नहीं करता। अब चाहे आप 1 फुट का दर्पण लें चाहे 15 फुट का दर्पण लें, आपका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितनी लंबाई आपकी है। मतलब समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, आभासी और समान ऊंचाई का होता है। नंबर 3, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन मतलब लेफ्ट को राइट दिखेगा, राइट को लेफ्ट दिखेगा। आप अभी से खड़े ना, जो आपका राइट पार्ट है उसमें लेफ्ट प्रतीत होगा और जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट प्रतीत होता है। इसी को देख करके आप लोग देखे होंगे एम्बुलेंस, AMBLANCE ऐसे लिखा जाता है। अब ये जब दर्पण में देखेंगे ना तो ये एम्बुलेंस ऐसे दिखता है। ये पार्श्व परिवर्तन का ही प्रभाव होता है, ठीक है।
ऐसे जगहों पर इसका उपयोग करते हैं। तो आपने ये इस प्रकार से देख लिया समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में परावर्तन के नियम कितने हैं, कैसे परिवर्तन होता है, और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। अब ये देख लेने के पश्चात हम आते हैं दर्पण का दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार को बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? परिभाषा सिंपल सी है, ऐसे सारे दर्पण या वह दर्पण जिसका परावर्ती भाग रिफ्लेक्टर पार्ट गोलीय हो जाए। अभी देखो एक दर्पण ये था, इसका ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल प्लेन है, तो ये समतल दर्पण था। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब देखो ये गोली है ना, अगर मान लो परावर्तन यहां से हो रहा है, गोली दर्पण हो गया। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो, स्फेरिकल हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। द मिरर इन विच रिफ्लेक्टर पार्ट इज स्फेरिकल, दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। बराबर है। अब ये स्फेरिकल मिरर के दो प्रकार हैं। पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब ये देखिए, आप यहां शुरू करते हैं। ये है, इसको बोलते हैं कॉन्केव, कॉन्केव मिरर, इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे। देखा, ये देखिए एक दर्पण है, ये भी मैंने बनाया, एक दर्पण बना दिया। इसका जो उभरा हुआ भाग है, ऊपर वाला भाग है, वो है पॉलिश्ड है, और परावर्तक तल कौन है? ये है परावर्तक तल, माने प्रतिबिंब इसी तल पर बनेगा। ऐसे सारे दर्पण जिसका अवतल भाग, जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टर पार्ट एज इट्स कॉन्केव पार्ट इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। और इसके उल्टे जाएंगे। अब ये देखो, एक दर्पण गोलीय दर्पण ये भी है, इसका दबा हुआ हिस्सा क्या है? पॉलिश्ड है, तो परावर्तक तल ये है। ऐसे सारे दर्पण जिसका उभरा हुआ हिस्सा, ऊंचे आया हुआ हिस्सा परावर्तक होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई ना? तो इस प्रकार से आपने देख लिया गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब जरा एक काम और हम बताएंगे, इसको एक एक करके आप ध्यान से इसको देखते जाइएगा। ये है अवतल दर्पण, उत्तल। अब दर्पण के पार्ट, दर्पण संबंधित शब्दावली, शब्द, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर सब आपको इसी में क्लियर होगा। ये देखिए, ये है दर्पण, ये वाला पार्ट जो है ये है पॉलिश्ड, ऐसे आप बना लेना, ठीक। अब इसमें हर शब्द पर ध्यान देना पक्की से। पहला है द्वारक, क्या है? द्वारक। द्वारक क्या होता है? द्वारक माने विस्तार। गोलीय दर्पण की सीमा रेखा को, गोलीय दर्पण के प्रसार को, गोलीय दर्पण के विस्तार को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर यम है, यहाँ पर यन है, तो पूरा यम से लेकर के यन तक के हिस्से को हम गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। द रेंज ऑफ मिरर, बराबर है, रेंज ऑफ मिरर, तो ये यम से लेकर यम तक आपका द्वारक है, ठीक है। नंबर 2 ध्रुव,
ठीक है। अब ध्रुव क्या है, ध्रुव को हम दिखाते हैं P से। अब ये दर्पण का द्वारक है, ध्यान देखना है एक एक करके। ये दर्पण का द्वारक है, इसके बीचों बीच में आइए, बीच कहाँ होगा, लगभग मुझे लगता है यहीं पर होगा। बराबर लग रहा है, अगर आपको नहीं लग रहा थोड़ा और आगे पीछे कर लेना, ठीक है। ये है मध्य भाग, इसको हम ध्रुव कहते हैं, P से दिखाते हैं। अब परिभाषा कैसे बोलेंगे, गोलीय दर्पण के पृष्ठ भाग के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बराबर है, गोलीय दर्पण के पृष्ठ भाग के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस इन एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, इसके द्वारक का, इसके पृष्ठभाग का। ये द्वारक पृष्ठभाग दोनों एक ही है, ध्यान देना, ठीक है। आपका ध्रुव हो गया। नंबर 3 आप देखिएगा, वक्रता केंद्र, कर्वेचर सेंटर। आप देखो, अब इसको कल समझना, इसको ये जो दर्पण है ना, जब दर्पण नहीं बनाया गया रहा होगा, ये किसी पूरा खोखला गोला रहा होगा। दर्पण बनता कैसे है, किसी खोखले कांच से थोड़ा थोड़ा कांच निकाल लिया जाता है तो दर्पण बन जाता है। तो जब ये कटा नहीं रहा होगा तो ये गोला रहा होगा, उस गोले का केंद्र ही इसका वक्रता केंद्र कहा जाएगा। फिर सुनो, कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसका केंद्रक, किसका, जिसका हिस्सा है उसका केंद्रक ही क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, वक्रता केंद्र बोला जाएगा। कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होगा उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसको हम दिखाते हैं C से, ठीक है। The center of curvature is the center of that imaginary sphere from where the spherical mirror is taken out। बराबर है। अब नंबर 4 है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ध्यान सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ जरा, ये है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल, बात समझ में आई ना। वक्रता केंद्र ये है, ध्रुव ये है, इससे होकर एक सिर्फ रेखा खींच दो, आप मुख्य अक्ष बन जाएगी। अनंत तक खींचो उसको, ठीक है ना। बताओ यार, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम center of curvature and the pole is called principal axis। ओके, चलो अब 5वां आप देखना, मुख्य नाभि। मुख्य नाभि, इसको दिखाते हैं F से, प्रिंसिपल फोकस। अब देखो, अभी ये प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब ये जब परावर्तक तल से टकराएगी तो वापस उसी माध्यम में जाएगी, लेकिन रास्ते इसके अलग होंगे। देखो ऐसे जाएगी, ऐसे, समझ। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु को कहते हैं मुख्य नाभि, है ना। प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज पासेस थ्रू, ठीक है, आफ्टर कमिंग द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो ये हो गया आपका मुख्य नाभि। अब देखेंगे 6वां, नाभ्यांतर। नाभ्यांतर, ये देखो,
सिंपल है, इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ, ये फोकल पॉइंट है, ये फोकल लेंथ है। ये दूरी देखो, मुख्य नाभ और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, नाभ्यांतर बोलेंगे या फोकस दूरी बोलेंगे। इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। अब ध्यान ये देना, ये एफ बराबर होता है r/2। जो ये वक्रता त्रिज्या होती है, मैंने वक्रता त्रिज्या नहीं लिखा ना, देखो सातवां, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, बराबर है। और एफ बराबर नाभ्यांतर बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे 2। इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये शब्दावलियां हैं गोली दर्पण से संबंधित, क्योंकि आगे हम जब चलेंगे इस लेसन में, आगे बढ़ेंगे, आपको लेकर चलेंगे, इन शब्दों का बारंबार जिक्र होगा, बारंबार इसकी चर्चा होगी, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये पढ़ लिया गोली दर्पण संबंधित कौन कौन शब्द हैं। द्वारक है पहला, ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य नाभि, नाभ्यांतर, वक्रता त्रिज्या। और यह बराबर होता है r/2, माने नाभ्यांतर जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखेंगे, जब गोली दर्पण के बारे में और चीजें देख लेते हैं। कुछ बातें ध्यान से देखो। अभी देखो, ये है एक अवतल दर्पण और एक है ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का ये वाला हिस्सा पॉलिश्ड है, ये है आपका मुख्य अक्ष, P है, F है और C है। और इसमें अगर देखें, ये है इसका F, ये है और C है। पॉलिश किया गया भाग ये, सॉरी, पॉलिश किया गया भाग इसका ये है, ठीक है। चमकदार भाग ये है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये अवतल दर्पण है, पक्का पता है ना। तो एक किरण लाएंगे हम समांतर, ये परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, मुख्य नाभि से। ये देखो, एक किरण लाएंगे यहां से, समांतर है, परावर्तन पास कहां जाएगी, मुख्य नाभि से। एक किरण लाएंगे यहां से, परावर्तन पश्चात जाएगी मुख्य नाभि से। एक किरण लाएंगे यहाँ पर, परावर्तन पश्चात लाएगी मुख्य नाभि से। अब इसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह परावर्तन के पश्चात आके एक बिंदु पे मिल जाती हैं, एक ही बिंदु पर आके मिल जाती हैं। मिलने की क्रिया को हम हिंदी में एक और वर्ड है, बोलते हैं अभिसरण। क्या बोलते हैं, अभिसरण, कन्वर्ज करना, ठीक है। अब चूंकि अभिसरण की क्रिया इस अवतल दर्पण के द्वारा हो रही है, इसलिए अवतल दर्पण का एक नाम है अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, ठीक है। अब याद रखना आज के बाद से, ठीक है। क्या याद रखोगे कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण नाम क्यों है, क्योंकि इसका अवतल वाला भाग परावर्तक है। अभिसारी इसका क्यों नाम है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात मुख्य नाभि पर लाके मिला देती है, एक में जोड़ देती है, अभिसृत कर देती है, मिला देती है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अभिसारी दर्पण। अब इसका जो फोकल लेंथ है F, ध्यान देना, अवतल दर्पण का फोकल लेंथ F यह ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक, क्योंकि बाएं तरफ है। इतनी बात याद रखना। अब जरा हम देखेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण में क्या होता है। अब इसको ध्यान से देखिए। अब ये उत्तल दर्पण है यहाँ पे, तो प्रकाश की किरण तो ऐसी ही आएगी मुख्य अक्ष के समांतर ही, लेकिन इसका परावर्तन होगा तो ये किरण इधर चली जाती है। ये देखो, इधर आई, ये प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात इधर चली गई, एक किरण आई इधर चली गई, एक किरण आई इधर, माने सारी किरणें परावर्तन के पश्चात बाहर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब इन किरणों को अगर मैं इन किरणों को अगर यहाँ से देखूं, इनको देख लग रहा है ये कहीं ऐसी बिंदु से, एक ऐसे बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर इनको मैं पीछे मिलाऊं तो यह पर जाके सारी किरणें
मिल जाती हैं। मतलब अवतल दर्पण में क्या था, परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पे आके मिल जाती थी, और उत्तल दर्पण में क्या है, परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, बिखरती हुई प्रतीत होती हैं। तो जो फैलने को बोलते हैं अपसरण, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो ये आपका दर्पण हो गया डाइवर्जिंग मिरर। अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। अब ध्यान नहीं देना, फिर से एक मिनट। अवतल दर्पण में क्या क्या होता है, अवतल दर्पण दबा हुआ हिस्सा परावर्तक होता है, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, बराबर है। अवतल दर्पण का नाभ्यांतर ऋणात्मक होता है। अब उत्तल में जाके देखिए, उत्तल का उभरा हुआ हिस्सा परावर्तक होता है, उत्तल में किरणों को अपसृत कर देती हैं, इसलिए अपसारी दर्पण कर देते हैं। और उत्तल का नाभ्यांतर राइट हैंड साइड में होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे। इस प्रकार से आप लोगों ने दर्पण के बारे में जान लिया। अब जरा देखें दर्पण में जो परावर्तन होता है वो किन किन नियमों पर आधारित होता है। ये नियम देख लेंगे तब आपको आगे समझ में आएगा। अवतल दर्पण में परावर्तन के नियम। अब देखो अवतल दर्पण में जो किरणों का, प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है वो कुछ नियमों में बंधा हुआ है, कुछ नियमों के द्वारा होता है। अब उन नियमों को हम यहाँ पर बताते हैं कैसे कैसे होता है। देखो ये है एक अवतल दर्पण मैंने बना लिया है। अब ये दर्पण आप ऐसी चांदा से बना लेंगे अच्छा था अपनी कॉपी में, ठीक है। ये इसका द्वारक है यमयन, और ये इसका है ध्रुव, ये है यफ, ये है सी। अब इसका नियम देखना, आगे काम देगा आपको। नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य नाभ से ही होकर जाती है। एक नियम हो गया, याद हुआ? क्या नियम है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य नाभि से होकर जाती है। पक्का 100%। चाहे जितनी किरणें ले जाओ समांतर में, जब परावर्तन होगा तो मुख्य नाभि से ही होकर जाएगी। अब दूसरा इसका उल्टा बोल दो। उल्टा क्या बोलोगे? मुख्य नाभि से आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य नाभि से आ रही ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मतलब उल्टा, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य नाभि से होकर जाएगी। अगर मुख्य नाभि से होकर आती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दो नियम होंगे। नंबर 3 लिखना। नंबर 3 है प्रकाश, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। माने जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से उल्टी दिशा में ये लौट जाती है। तो इस प्रकार से ये है गोलीय दर्पण में परावर्तन के 3 नियम, ठीक है। अब इन नियम को पढ़ लेने के पश्चात आइए हम आपको बताएंगे क्या कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, कब बनता है, कहाँ बनता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम आपके लिए है। एक एक करके देखना एक बार में। देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। ध्यान एक मैंने लिया है यहाँ पर गोलीय दर्पण, देखो यहाँ और एक यहाँ।
अब ये मैं हर में चित्र में ये बार बार नहीं बनाता रहूंगा, आप समझ जाइएगा। ये गोली दर्पण मैंने यहाँ पर बना लिया है। क्या बना लिया है? ये पॉलिश भाग है और आपका है ये मुख्य अक्ष, और ये है मुख्य अक्ष। यहाँ पर P है, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है, P F C, ठीक है। पहली कंडीशन है यदि वस्तु अनंत में हो, यदि वस्तु अनंत में रखी जाए। ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके नियम क्या हैं। पहला नियम है कि यदि वस्तु अनंत में रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसको देखिए, आप कैसे देखेंगे। अब एक किरण तो समांतर आएगी इधर से, ये कहां से आएगी? मुख्य नाभि से। अब एक किरण आएगी इधर से, ये कहां से आएगी? मुख्य नाभि से। इसका मतलब ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे से मिल रही हैं, प्रतिबिंब वही बनेगा। अब क्या आप बोलेंगे? अनंत में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य नाभि पर बनता है, नंबर 1। और यहां पर प्रतिबिंब आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए बोलना अत्यंत छोटा बनता है। मुख्य नाभि पर बनता है, अत्यंत छोटा बनता है, उल्टा बनता है, और जो उल्टा बने उसे वास्तविक बोल देना, मैंने पहले बताया है, ठीक है ना। अनंत में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? मुख्य नाभि पर बनता है, अत्यंत छोटा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। ये तो हमारी हो गई पहली कंडीशन, ठीक है। अब देखना दूसरा है, अगर हम मुख्य नाभि पर रख दे तो, हमने कहां रखा था? अनंत में। अभी कहां रखेंगे वस्तु को? देखो, अब वस्तु रखेंगे यहां पर, ये देखो। अब ध्यान देना, इसके आगे जितने चित्र बनेंगे, जब भी वस्तु से पहली किरण तो आपको ले जाना है समांतर। हमेशा हर चित्र में 6 चित्र बताऊंगा, 6 कंडीशन। पहली कंडीशन आप समांतर ले जाएंगे, ऐसे समांतर ले जाने के पश्चात ये किरण कहां से होके जाएगी? मुख्य नाभि से जाएगी। ये देखना, ये ठीक है। और दूसरी किरण या तो मुख्य नाभि से लेकर जाना है या फिर वक्रता केंद्र से। ध्यान दो, 2 किरणें खींचनी है, 2 किरणें खींचनी है। पहली किरण कहां खींचोगे? समांतर। दूसरी या तो नाभि या तो वक्रता केंद्र से। अब यहाँ नाभि से संभव तो है नहीं, तो वक्रता केंद्र से देखो, ये देखो, ये किरण गई यहां से सीधे। अब वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस विपरीत दिशा में, अब इधर जा रही थी ना, विपरीत दिशा में लौट जाती है। ये देखो, तो ये दोनों किरणें समांतर जा रही हैं। ये देखो यहाँ पे समांतर जा रही है, इसका मतलब पता नहीं कहां मिलेंगे। अब यहाँ आंसर तुम क्या बोलोगे? मुख्य नाभि पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, अंत है ना, और चित्र ऐसा आएगा, उल्टा बनेगा, अनंत में बनेगा, उल्टा बनेगा, और उल्टा तो वास्तविक भी बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। अब इस प्रकार से आपने 2 कंडीशन देख ली। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप दिमाग बैठाइए इसको। पहला क्या था? अगर अवतल दर्पण के सामने अनंत में कोई वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब जो है मुख्य नाभि पर बनेगा, अत्यंत छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। और उसी का अपोजिट में आ जाओ, अपोजिट में क्या बोलोगे? अगर मुख्य नाभि पर रख दिया जाए तो जो प्रतिबिंब है वह अनंत में बनेगा, उल्टा, बहुत बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। सभी ठीक है, 2 कंडीशन हमने देख ली, और दोनों आप याद करने, इसे पेयर में याद करना। अनंत में रखा है तो नाभि पर बनेगा, और नाभि पर रखा अनंत बनेगा, ठीक है, उल्टे एकदम है। अब आइए हम देखते हैं कंडीशन नंबर 3, थर्ड है सी के परे, बियॉन्ड सी, सी के बाहर। अभी देखो, ये है आपका
अवतल दर्पण यहां पर ये है आपका ध्रुव, ये मुख्य अक्ष ऐसा। अब यहां पर है F, यहां पर है C। C के परे माने C के बाहर बनाएंगे तो प्रतिबिंब वस्तु हम यहां रखेंगे, देखो ये, ठीक है। अब चलो एक किरण तो आप ले जाएंगे समांतर, तो पक्का है, फिक्स है, उसको आप यहां ले जाइए F से, ठीक है। दूसरी किरण आपको ले जाना है F से, और जब F से संभव ना हो तब C से जाना। ये देखो ये ऐसे गई किरण और ये ऐसे आ गई, ये देखो प्रतिबिंब यहाँ बना, ये यहाँ जहां कटे प्रतिबिंब वही बनेगा। अब इसका मतलब क्या बोलोगे कि अगर वस्तु को C के परे रखा जाए, C के बाहर रखा जाए, तो बनने वाला प्रतिबिंब C और F के मध्य में बनेगा, बनेगा ना, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। C के परे रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब CF के मध्य, उल्टा, छोटा, वास्तविक बनेगा। अब चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन हम यहाँ बनाएंगे, ये आपका है गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये आपका ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष P है, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है। आपने यहाँ परे रखा था, मध्य में बना, तो जरा मध्य में रखो, CF के मध्य, चौथी कंडीशन CF के मध्य। चलो एक किरण समांतर ले जाओ, वो कहां जाएगी, F से, और एक किरण F से लेके जाओ, वो कहां जाएगी, यहाँ। ये देखो अगर CF के मध्य रखोगे तो वस्तु C के परे बनेगी, केंद्र के परे, बियॉन्ड बनेगी, उल्टा वास्तविक बड़ा, ठीक है। मध्य में C माने वक्रता केंद्र और फोकस लेंस के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब C के परे, उल्टा, बड़ा, वास्तविक बनेगा। तो चार कंडीशन आपने यहाँ पर देखी। अब पांचवी और छठवीं देखो, पहला और दूसरा पेयर में था, एक दूसरे का अपोजिट था, ऐसे याद करना। और दूसरा, तीसरा और चौथा वो भी अपोजिट में था, लेकिन पांचवा और छठवां एकदम अलग अलग है। पांचवा देखना ये है, पांचवा आपका है ये अवतल दर्पण है, ये वाला अवतल दर्पण, और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये P है, ये F है, ये C है। अभी हम वस्तु को C पर रखेंगे, ठीक है, C पर। पांचवा क्या है, वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो चलो एक ले जाओ, ये समांतर यहाँ पर, ये हो गए समांतर, ये जाएगा F से। अगली किरण कहां लेकर जाओगे, C से संभव नहीं है, F से जाओ। ये देखो ऐसे F से गया, और F से जाने के बाद में इसको परावर्तन पश्चात ले जाओगे तो यहाँ बनेगा। तो देखो यहाँ कटा है ना, तो वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, बराबर है, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन समान ऊंचाई का बनेगा, ठीक है ना, दोनों ऊंचाइयां बराबर है, साइज बराबर है। चलो अभी आपका ये हो गया। पांचवा देखना, छठवां देखना, आखिरी छठवां है, सिक्स्थ क्या है, ये है गोलीय दर्पण माने अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये F है, ये C। अभी हम वस्तु को रखेंगे F तथा P के मध्य, माने मुख्य नाभि और ध्रुव के मध्य अगर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहां कैसा बनेगा, ये देखो। नियम नंबर 1, पहली किरण कहां जाएगी, समांतर, समांतर से कहां जाएगी, F से, ये से, ठीक है। दूसरी किरण कहां जाएगी, अब ध्रुव से संभव है नहीं, C से जाएगी, ये देखो ऐसे,
ऐसे जाएगी और ऐसे फिर वापस लौटेगी ऐसे। देखो अब पीछे जाते समय इसकी जो कंडीशन है, जो इसके बीच दूरी है, बढ़ती जा रही है, मतलब कभी नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ाएंगे इधर, ये देखो ये यहां जाके मिलेगी। इसका मतलब मुख्य नाभि और ध्रुव के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनेगा। पहली बार ऐसा हुआ ना, बड़ा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, और जो सीधा बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। इस प्रकार से आप में दर्पण से संबंधित सारी बातें हो गई। अब आगे देखो, हमें पढ़ना है अवतल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ द कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के उपयोग लिखो। अब ये मैं बता रहा हूं, आपको याद होगा। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में होता है ना, टार्च में होता है, गाड़ियों की हेडलाइट में होता है, बराबर है, और सर्च लाइट में होता है, इन जगहों, और भट्टी में होता है, इन जगहों पर अवतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वो ड्राइवर की सीट जो होती है, बगल में जो भी मिरर लगे रहते हैं, कांच दर्पण लगे रहते हैं, उसमें उत्तल होता है। ये आपका उपयोग हो गया। इसके साथ ही साथ आप देखिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, ये देखो, ये दर्पण आप बना लेना इससे पहले अच्छे से। ये दर्पण आपका बन गया, ये आपका है मुख्य अक्ष, ये है, ठीक है, ठीक है। नंबर 1 ध्यान सुनना, आप ग्राफ में पढ़ चुके हैं। अगर ये ऐसे है तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ से इस दिशा में जाने पर धन होता है, लेफ्ट में माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस। वही चीज यहाँ पर करेंगे, ध्यान सुनो। पहला, वस्तु अथवा प्रतिबिंब की दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाती है। वस्तु अथवा प्रतिबिंब की दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव के बाएं तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है और दाएं तरफ नापी गई दूरी धनात्मक होती है। नंबर 1। नंबर 2, वस्तु अथवा प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष से नापी जाती है। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। बराबर है। The distance of object or image are measured always from the pole. The distance measured in the left hand side is always negative and in right hand side will be positive. The height of object or image will be measured from the principal axis. The distance measured upward will be positive and downward will be negative. ये हो गई चिन्ह की परिपाटी। अब अगला 2 पॉइंट और आपके इसमें है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट पहला क्या है, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र होता है 1/v 1/u बराबर 1/l। v क्या है, v है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। f क्या है, नाभ्यंतर है, ठीक है। और आवर्धन m बराबर होता है h2/h1 बराबर b/u। मतलब आवर्धन मान क्या होता है, ये h2 है प्रतिबिंब का ऊंचाई, h1 है वस्तु की ऊंचाई, और v है प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, और ये है वस्तु दूरी ध्रुव से। मतलब आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन बोल सकते हैं, या ध्रुव से प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं।
तो m बराबर होता है h2 बटे h1 बराबर v बटे u। इस प्रकार से आपका ये जो है अपवर्तन संबंधी जो परावर्तन था समतल दर्पण का और गोलीय दर्पण का, ये पूरा होता है, ये कंफर्म होता है। आगे हम आप लोगों को दूसरा वीडियो में कल लेंस का दूंगा। अगर आपने इसको अच्छे समझा है तो लेंस समझने में आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे के वीडियो का इंतजार कीजिए। आप इसको अच्छे से लिख करके बढ़िया कमेंट दीजिए और अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक तो जरूर कीजिए। लाइक ही आपका हमें ये पता लगाता है हमारे बच्चे पढ़ करके समझ रहे हैं, अच्छे समझ रहे हैं, उनको पूरा आ रहा है। और आगे आने वाले वीडियो में कुछ नई चीज़ें भी डालने का मैं प्रयास करूंगा। और ध्यान रखना, ये हो जाने के बाद में आप लिए मैंने पेपर सेट तैयार कर रहा हूँ। पेपर सेट पूरी बुक का ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू फॉल्स, डिस्क्रिप्टिव, जितने क्वेश्चन होते हैं सबका मैं आंसर आपको, सबका मैं क्वेश्चन पेपर आपको देने वाला हूँ, लेकिन ये हो जाने के बाद। ठीक है, आप इस तरह वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।